अगर आप भी पैसा तो ज़रूरत भर का कमा लेते हैं, लेकिन मंथ एंड आते-आते आपकी भी जेब खाली होने लगती है। आप कुछ एसेट तो बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कैपिटल नहीं इकट्ठा कर पाते। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा ही आसान सा तरीका जिससे आप ना सिर्फ केवल एसेट बिल्ड कर पाएँगे, बल्कि उसपे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी पा सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोमिद। आज मैं जुड़ा हूँ आप सभी के समक्ष यूट्यूब के माध्यम से। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम एक फाइनेंस मैनेजमेंट की छोटी-सी आदत के बदलाव से हम लाखों और करोड़ों का एसेट बिल्ड कर सकते हैं। वो आदत है हमारा सेविंग्स की तरफ से बढ़ के इन्वेस्टमेंट की तरफ चलने का। क्या आप जानते हैं कि अगर मात्र हम ₹1000 की इन्वेस्टमेंट मंथली का अगर हम लोग प्लान करते हैं 5 साल के लिए, तो उसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो मात्र ₹60,000 का इकट्ठा होता है। वहीं जब हम उसे 5 साल के बाद इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के केस में वो अमाउंट आपका टोटल लगभग 15% रिटर्न के बेसिस पे, एनुअल रिटर्न के बेसिस पे, वो ₹1,03,000 का एसेट बिल्ड हो जाता है। ₹1,03,000 काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। इस केस में आपकी जो टोटल वैल्यू जो है, आपका एसेट जो है 58% से ग्रो किया है। और ये इन्वेस्टमेंट यदि आप 1000 से बढ़कर 5000 या ₹10,000 महीने का कर देते हैं, मतलब 5 से 10 गुना कर देते हैं, तो उस केस में आपका जो टोटल फाइनल अमाउंट जो बनता है आफ्टर द कंप्लीट ग्रोथ, लगभग 5 से 10 लाख रुपए का टोटल एसेट बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी हम कभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास कुछ 4-5 महीने का इमरजेंसी फंड अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि कभी अगर कोई इमरजेंसी आती है, तो उस केस में हमें इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट समय से पहले विथड्रॉ नहीं करना चाहिए। बात करेंगे कुछ खास की रिक्वायरमेंट्स की, तो ये 4 की रिक्वायरमेंट्स है जो हमें कंप्लाई करनी पड़ती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एज की, आपकी उम्र 18 साल या आप लीगली एडल्ट होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, दैट इज़ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। आपके किसी भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के लिए आपका पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आधार कार्ड आज की तारीख में इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि उसको पैन कार्ड से लिंक कराया जाता है और जब भी कोई आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उसको ऑथराइज़ भी करना पड़ता है, जिसके लिए आपको पैन आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तीसरी रिक्वायरमेंट है बैंक अकाउंट की। आपके पास एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। ये सेविंग्स बैंक अकाउंट आपका सैलरी अकाउंट या आपका कोई नॉर्मल अकाउंट भी हो सकता है जिसमें एटलीस्ट मिनिमम ₹500 का बैलेंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। चौथी रिक्वायरमेंट है डीमैट अकाउंट की। शेयर मार्केट से रिलेटेड जब आप किसी भी तरीके का आदान-प्रदान कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, चाहे आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या आईपीओ को परचेज़ या सेल करते हैं, तो उसके लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। डीमैट अकाउंट यूजुअली सीडीएसएल या एनएसडीएल करके जो 2 गवर्नमेंट रेगुलेटरीज़ होती हैं, वो उनको मॉनिटर करते हैं। यदि आप डीमैट अकाउंट नहीं भी खुलवाना चाहते, तो घर बैठे आपके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि आप कोई भी थर्ड पार्टी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने शायद नाम सुना होगा, ग्रो ऐप है, ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है। तो ये थर्ड पार्टी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप है, जो डीमैट की तरह ही काम करते हैं। एक बार आप इसे डाउनलोड करके इस पे रजिस्टर करेंगे, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ये 4 की रिक्वायरमेंट हैं, जिसको फुलफिल करते ही आप इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपने इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्ट तो हो गए, लेकिन आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि यार, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कब कौन-सा स्टॉक परचेज़ करना है, बेचना है, मेरे को नहीं समझ में आता बॉस ये सब चीज़ें। तो अब क्या किया जाए इस कंडीशन में? तो चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको आगे की वीडियो में यही चीज़ बताने वाला हूँ कि कब हमें कौन-सा स्टॉक्स खरीदना चाहिए, खरीदने से पहले किस तरीके की स्टडी करनी चाहिए। हम आगे की वीडियो में हम यही चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे स्टॉक्स की। स्टॉक्स परचेज़ करना किसी भी एक बड़ी-सी कंपनी का एक बहुत छोटा-सा पोर्शन, एक छोटा-सा हिस्सा परचेज़ करने के बराबर होता है। और लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स परचेज़ करना बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को एनहांस करने का, एप्रिशिएट करने का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कब कैसे स्टॉक्स कौन-सा परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को हम आगे अगर समझाएँगे। स्टॉक्स बेसिकली आपकी सबसे पहले आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से एप्रिशिएट करता है। दूसरा रीज़न स्टॉक परचेज़ करने का है डिविडेंड का। डिविडेंड बेसिकली क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ जो अपना प्रॉफ़िट होता है, उसका एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ डायरेक्टली शेयर करती हैं। जिस उसके जो स्टॉक्स रहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग, उसके प्रोपोर्शनल जितना उसका अमाउंट बनता है, वो नंबर ऑफ स्टॉक्स उसको एडिशनल एलोकेट कर दिए जाते हैं। जब आप स्टॉक्स परचेज़ करेंगे, तो आपको कुछ खास चीज़ों की स्टडी करनी पड़ती है। अगर मैं कुछ खास चीज़ों की स्टडी की बात करूँ, तो सबसे पहले है आपको उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की स्टडी करनी चाहिए कि कंपनी किस तरीके का काम कर रही है और उसके पिछले 3 से 5 साल में किस तरीके के रेवेन्यूज़ रहे हैं, किस तरीके का प्रॉफ़िट या लॉस स्टेटमेंट उसका रहा है। सेकंड ऑप्शन की बात करूँ, तो वो है अपना बिज़नेस क्वालिटी एंड स्ट्रैटेजी। बिज़नेस क्वालिटी एंड स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि कंपनी का बेसिकली बिज़नेस मॉडल क्या है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है, जो प्रोजेक्ट पे कंपनी काम कर रही है, क्या उससे कुछ उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा।
जो तीसरी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली कोई कंपनी जिसका आप स्टॉक परचेज़ कर रहे हैं, वो जिस इंडस्ट्री में बिलॉन्ग करती है, उस इंडस्ट्री की कंडीशन क्या है? क्या उसमें कोई पॉसिबिलिटी है फर्दर ग्रो होने की? क्योंकि जभी वो इंडस्ट्री ग्रो होगी, वो कंपनी भी ग्रो होगी और उसी के साथ-साथ जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, वो भी उसी के साथ-साथ एप्रिशिएट होगा। अब जब आप स्टॉक्स को परचेज़ करने के लिए आप अपनी स्टडी करेंगे, तो आपको कुछ नई-नई टर्मिनोलॉजीज़ देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेंगी। आप कन्फ्यूज़ होंगे उस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय-समय पर हम उन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, ना सिर्फ़ उस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बल्कि डायरेक्ट रियल टाइम स्टॉक्स के रिलेटेड हम आपको टिप्स और एडवाइसेज़ देते रहेंगे कि कब कौन-सा स्टॉक परचेज़ करना है, सेल करना है, और उन पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हम आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू देते रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का अगला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी नई-नई स्टार्ट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बहुत ही कारगर और बहुत ही बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका जो अमाउंट होता है वो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है, आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली जो हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कई सारे मल्टीपल सिक्योरिटीज़ को मिलाकर एक बंडल बनाते हैं, जिसको वो मार्केट में ऑफ़र करते हैं। म्यूचुअल फंड्स 2 तरीके से किया जा सकता है। एक है एसआईपी, एसआईपी जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोलते हैं, जिसे हम ₹500 महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा की तो कोई हद ही नहीं होती जी। दूसरा ऑप्शन है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लमसम बोलते हैं। अगर आपके पास 20-25 हज़ार रुपए का अमाउंट है, तो आप उसे एक बार में किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को एक्सेस करने का कुछ मेन रीजंस हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। फंड्स जो होते हैं हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मिलके बनाते हैं, तो उसमें जो मैनेजमेंट होता है वो प्रोफेशनल्स का होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा अपना दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस केस में। दूसरा रीज़न है डाइवर्सिफ़िकेशन का। जब वो लोग मिलके बैठते हैं और फंड रिलीज़ करते हैं, किसी तरीके का म्यूचुअल फंड को मार्केट में उतारते हैं, तो वो इस तरीके से बनाया जाता है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया जो अमाउंट होता है, वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में, मल्टीपल सेक्टर्स में लगाया जाए, जिससे आपका जो अमाउंट होता है काफ़ी डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है, और उससे के साथ-साथ आपका रिस्क भी काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाता है। तीसरा रीज़न है कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप मात्र ₹500 महीने से भी म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार म्यूचुअल फंड लिया कौन-सा जाए, कैसे लिया जाए, ये कैसे स्टडी किया जाए? तो इसको स्टडी करने के लिए अब मैं आपको बताऊँगा आगे। 3 तरीके के बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इक्विटी, पहले की अगर बात करें तो इक्विटी में क्या होता है, आपका जो रिटर्न्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन उसके साथ-साथ आपका रिस्क भी बहुत हाई होता है। तो नए इन्वेस्टर्स को इक्विटी को स्टार्टिंग में थोड़ा-सा कंसिडर करना चाहिए कि उसे लिया जाए या ना लिया जाए। डेट का अगर बात करें तो डेट एक ऐसा केस होता है जिसमें आपके रिटर्न्स काफ़ी स्टेबल होते हैं, वहीं रिस्क आपका काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है। तो डेट के बारे में आप काफ़ी हद तक कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा तीसरा ऑप्शन होता है हाइब्रिड फंड्स का। हाइब्रिड फंड्स बेसिकली डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है, इसका मिक्सचर होता है। हाइब्रिड फंड के केस में आपका जो एप्रिसिएशन होता है, जो रिटर्न होता है, वो तो काफ़ी हाई होता है, साथ के साथ उसका रिस्क काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाता है। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए हाइब्रिड फंड एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ भी एक नया तरीका है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। आईपीओ जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें एक कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से आगे बढ़कर पब्लिक लिमिटेड की तरफ जाती है, जहाँ पे वो फंड कलेक्ट करती है पब्लिक से थ्रू रिलीजिंग द आईपीओ इन द मार्केट। तो आईपीओ में जो बेसिकली होता है, हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो लॉट बेसिस पे मिलते हैं, और उसका जो एलोकेशन होता है वो लॉटरी बेसिस पे होता है। जब हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, उसका एलोकेशन हो जाता है, तो उसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पहले बेनिफिट की बात करूं तो लिस्टिंग गेन। यूजुअली आईपीओ आईपीओ जब एक पर्टिकुलर सेट वैल्यू पे ऑफर किया जाता है, तो पब्लिक लिस्टिंग के बाद उसमें एक सडन एप्रिसिएशन होता है, या कुछ-कुछ केस में वो डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो वो एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन को एक्सेस करने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए हमें उसका लिस्टिंग गेन मिलता है। दूसरा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जब कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन जाती है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा फंड इकट्ठा हो जाता है, तो उसके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करके। उसी जब वो कंपनी ग्रो करने लगती है, तो उसके साथ-साथ उसके शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और जिसके साथ-साथ आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, वो भी एप्रिशिएट होने लगता है। अब जब आप आईपीओ के बारे में बात करेंगे, तो आप फिर से वही चीज़ सोचेंगे कि यार आईपीओ कैसे लिया जाए, किसका लिया जाए, नहीं लिया जाए, कैसे लिया जाए? तो इस चीज़ के बारे में मैं अब आपको बताऊँगा। और अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें कि क्या तरीका है आईपीओ को स्टडी करने का,
तो सबसे पहला है जिस एक तरीका जिसे हम बोलते हैं द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ रिलीज करती है, तो उसमें उस कंपनी की पुरानी डिटेल्स जो होती हैं लगभग 3 से 5 साल की, किस तरीके के उसके मार्जिन्स रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, रेवेन्यूज क्या है, क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो उसमें कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सेकंड है ऑफर डिटेल एंड वैल्यूएशन। ऑफर डिटेल एंड वैल्यूएशन एक ऐसा की टर्म है जिसे हमें स्टडी करनी चाहिए कि हमें बेसिकली उसमें समझना चाहिए कि कंपनी ने आईपीओ जब रिलीज किया है उसमें जो शेयर का जो ऑफर वैल्यू, शेयर का जो प्राइस ऑफर किया है उस प्राइस के लायक है भी या नहीं। उसी बेसिस पे हमें स्टडी करके उसके जो कंपटीटर्स हैं उस कंपनी के उनको स्टडी करके एक कंपैरिजन करके हमें स्टडी करना चाहिए कि क्या हमें कंपनी का आईपीओ लगाना है या नहीं लगाना। थर्ड रीजन है पोस्ट आईपीओ स्ट्रैटेजी। एक बार कंपनी पब्लिक लिस्टिंग हो जाती है कंपनी की, उसके बाद उसके पास जब फंड इकट्ठा हो जाता है, तो वो उस फंड को गोइंग फॉरवर्ड कैसे इस्तेमाल करने वाली है। जिस तरीके से वो इस्तेमाल करेगी, जिन प्रोजेक्ट्स पे वो फंड लगाएगी, क्या उसमें कोई बेनिफिट हो सकता है क्या? किस तरीके की पॉसिबिलिटी है? इस चीज़ को एनालाइज़ किया जाए, उसकी के बेसिस पे हम लोगों को आईपीओ आगे जाके लगाना चाहिए। एक बार फिर यदि आप आईपीओ की स्टडी या एवल्यूएशन को लेके कंफ्यूज हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में हम आईपीओ के एनालिसिस से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि किस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार मोल भाव जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर हमें लिख के बताएं यदि आप फाइनेंस से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर टर्म पे या किसी चीज पर आप हमसे वीडियो की अपेक्षा रखते हैं। हम आप तक उस वीडियो को पहुंचाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।